आखिर मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इंडिया में रीजनल स्टेट्स की पोजीशन क्या थी? जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली इंडिया कैसे बाइफरगेटेड था? सोसाइटी की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? एजुकेशन की कंडीशन कैसी थी? कल्चर कैसा था और वुमेन की पोजीशन क्या थी? ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। नमस्ते, मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे माइटी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इंडिया कैसा था, इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी। औरंगजेब की डेथ के बाद जब वीक रूलर्स ने दिल्ली की गद्दी को संभाला तो देश में कौन कौन सी नई पावर्स खड़ी हो गई। अभी तक लास्ट वीडियो में हमने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के कारण देखे थे। तो जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, तीन तरह के स्टेट्स उभर के आए। पहले थे सक्सेसर स्टेट्स, दूसरे थे इंडिपेंडेंट स्टेट्स और तीसरे थे न्यू स्टेट्स। देखिए, उस समय कोई जीपीएस टेक्नोलॉजी या इतने ज़्यादा फाइटर जेट्स या ये सब कुछ नहीं था, सैटेलाइट्स नहीं थी, तो दिल्ली पर बैठे बैठे पूरे भारत में शासन करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उस टाइम दिल्ली पे जो भी शासन कर रहा होता उसके पावर के कुछ कोर एरियाज होते जहाँ उसकी पावर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती और कुछ बाहर के एरियाज जहाँ पर कम पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती। जैसे मुगल्स के टाइम पे कुछ एरिया डायरेक्टली उनके कंट्रोल में था, कुछ वो प्रोविंसेस की तरह रखते थे जिसको वो सूबा कहते थे। वहाँ आज की बात में कहें तो गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे, सूबेदार टाइप्स। तो जहाँ मुगल एम्पायर की स्पेशल पावर्स काम करती थी, मतलब दिल्ली के नज़दीक के काफ़ी एरियाज जो स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीन वो स्टेट्स हैं जो एज अ सक्सेसर स्टेट्स उभर के आए। सक्सेसर्स मतलब उत्तराधिकारी। तो जैसे मुगल एम्पायर की पावर्स कम हो रही हैं तो ये बोल रहे हैं कि हमारा अधिकार है, तो ये उत्तराधिकारी टाइप बन के सामने आए, सक्सेसर्स। याद रखिएगा, नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, अवध, बंगाल और हैदराबाद। इनके बारे में आगे इस वीडियो में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर आते हैं वो स्टेट जिनको मुगल एम्पायर की सक्सेसर बनने से कोई मतलब नहीं था। वो एक्चुअली मुगल एम्पायर में गए ही इसलिए थे क्योंकि ऊपर रूलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उन्होंने उनकी सोविनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है जी, हम आपके अंडर है, हम आपको टैक्स टुक्स देते रहेंगे, हमें शासन करने दो, बस हम आपको ट्रिब्यूट्स भेजते रहेंगे। तो इसमें कौन था? बहुत सारी राजपूत स्टेट्स, जैसे अकबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा राजपूत स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने अकबर की सोविनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। तो राजपूत स्टेट्स हो गया और मैसूर हो गया। ये वो एरियाज़ हैं जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स की तरह सामने आएंगे कि अब तो दिल्ली पे वीक रूलर बैठे तो हमारा क्या मतलब, हम तो अब आज़ाद हैं। और कुछ न्यू पावर्स बन के सामने आएंगी। कौन कौन से? मराठा, सिख और जाट। ये हैं न्यू स्टेट्स, मराठा, सिख और जाट। इन स्टेट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ें इससे पहले हम देखते हैं कि उस टाइम सोसाइटी की कंडीशन कैसी थी। देखिए, चल रही है 18th सेंचुरी और इस टाइम आपने पिछली वीडियो में भी देखा कि नॉर्थ वेस्ट का जो फ्रंटियर है वो ओपन हो चुका है। नादिर शाह, अहमद अब्दाली अटैक कर रहे हैं और अटैक करके सब कुछ जो भी है वो लूट के लेके जा रहे हैं। तो जब आप अटैक से वनरेबल हो तो सोसाइटी, लोग कैसे खुश हो सकते हैं? और पूरे रूल में, गवर्नमेंट में भी अनस्टेबिलिटी है। कभी कोई पावर्स हैं, कभी मराठा, कभी सिख बन रहे हैं, कभी दिल्ली की गद्दी कमज़ोर हो रही है। तो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस थी इंडिया की उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई थी, लेकिन फिर भी जो अब आगे होने वाला था उससे वो बहुत अच्छा टाइम था एज़ कम्पेयर टू अब अगले 100-200 साल जो ब्रिटिशर शासन करने वाले थे उसके हिसाब से। अगर उस टाइम हम बात करें ट्रेड करने की, तो इंडिया के चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हों चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हों, पूरी दुनिया में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आज जो हम इकोनॉमी में ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, ट्रेड डेफिसिट मतलब जब आपके इंपोर्ट्स का बिल ज़्यादा होता है आपके एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। तो अब कोई कंट्री है वो ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है तो उसका खर्चा ज़्यादा होगा ना, और वो बेच तो कम रही है, तो उसको हम बोलते हैं आज की लैंग्वेज में ट्रेड डेफिसिट। उस टाइम कंट्री ट्रेड डेफिसिट में नहीं थी, हमारे इंपोर्ट्स बहुत कम थे और हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा। और इंपोर्ट्स भी क्या हो रहा था इंडिया को? सिल्वर और गोल्ड। उस टाइम सिंक बोला जाता था इंडिया को कि इंडिया में जाके सारा सोना चांदी सिंक हो जाता है, इसीलिए तो इसमें इतनी दौलत थी इंडिया में, इसलिए तो इतने अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि हम राज कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, स्पाइसेस में, और फॉरेन मार्केट्स में डिमांड ही बहुत ज़्यादा थी हमारे प्रोडक्ट्स की। कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, फैब्रिक, हार्डवेयर, इंडिगो, हम बहुत कुछ सप्लाई कर रहे थे, ओपियम, राइस, व्हीट, शुगर, पेपर एट्सेट्रा। हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, डक्का जिसे आज ढाका बोला जाता है, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, भरूच, चंदेरी, बहुत ज़्यादा, लखनऊ, आगरा तक हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी और हमारी टेक्सटाइल की बहुत डिमांड थी। अगर हम बात करें इंपोर्ट करने की, तो हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते थे जो आप याद रखेंगे। जो पर्शिया वाला गल्फ का रीजन था, ये वाला रीजन, इससे हम पर्ल्स, सिल्क, जो रॉ सिल्क है बना के हम बेचेंगे, लेकिन रॉ सिल्क हम लेते थे। फिर वूल, डेट्स, वहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते थे इंडिया में। अरेबिया वाले एरिया से कॉफ़ी होगी, गोल्ड आएगा, हनी आएगा, ड्रग्स आएगी। चाइना से ऑफकोर्स टी आएगी,
शुगर आएगी, सिल्क रूट वहाँ से था तो सिल्क आएगी, तिब्बत वाले एरिया से भी गोल्ड आएगा, वुलन क्लोथ्स आएंगे, अफ्रीका वाले एरिया से आइवरी आएगी, यूरोप से जैसे कॉपर, आयरन, लेड, पेपर। तो ये सब जो चीज़ें थी वो इम्पोर्ट भी होती थी इंडिया को, लेकिन हम जो भी था हम उस टाइम फॉरेन मार्केट्स में राज कर रहे थे क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, इम्पोर्ट्स बहुत कम। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होगा जिससे मशीन्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना फ्लॉरिश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इंडस्ट्रीज कह सकते हैं या जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया तक नहीं आएंगे, हम अपनी वो पुरानी प्रैक्टिसेस के हिसाब से एग्रीकल्चर करते रहेंगे। और जो ज़मींदारी प्रथा थी, जागीरदारी थी, तो जो फार्मर से इतना टैक्स रेवेन्यू लेंगे वो ख़तरनाक था उस टाइम पर। और जो अब आगे होने वाला था, अंग्रेज आएंगे तो उससे तो सब कुछ तहस नहस हो ही जाएगा, चाहे ट्रेड हो चाहे एग्रीकल्चर। एक बात और कही जाती थी कि उस टाइम पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बंगाल वाला जो भी रीजन है, कैलिकट वाला, इस वाले कोस्टल रीजन्स में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज भी फ्लॉरिश कर रही थी और बहुत अच्छी तरह से। ये कहा जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि कई यूरोपियंस भी इंडिया की बनी हुई शिप्स का इस्तेमाल करते थे अपने यूज़ के लिए, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी अंग्रेज़ मोनोपोली करेंगे और ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। अभी तक हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी के मिड तक। अब अगर बात करते हैं एजुकेशन की, तो यूरोप में तो अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये वाले सब्जेक्ट्स का डेवलप होना शुरू होगा। वो बात करेंगे क्लासिकल फिज़िक्स पे, क्वांटम फिज़िक्स पे, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज होना शुरू होगी, मतलब धीरे धीरे 18th सेंचुरी के अराउंड। और इंडिया में अभी भी हम ट्रेडिशनल वेज के हिसाब से, जैसे वो पाठशाला जाके या मकबरा जाके मुस्लिम मकबरे में शिक्षा लेते थे, उस तरह की शिक्षा लेंगे। वेरी क्लियरली आई एम सेइंग कि मैं सिर्फ बता रही हूँ कि क्या है, नॉट सेइंग कि ये हो रहा था, ये गलत है या वो सही है, नहीं, जस्ट बता रही हूँ कि वर्ल्ड में क्या था और इंडिया में क्या चल रहा था। क्योंकि इसके बाद अंग्रेज आएंगे और हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऑलमोस्ट ख़त्म करके अपने एजुकेशन सिस्टम को बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कई बार टर्म्स पूछ ली जाती हैं, तो 2 टर्म्स हैं जिनका नाम है चाटुस्पाथीस और टोल्स। ये हैं बंगाल और बिहार के 2 फेमस हायर एजुकेशन के सेंटर्स, रिमेंबर। इसके अलावा संस्कृत एजुकेशन के लिए बहुत फेमस थे उस समय काशी, तिरहुत जो मिथिला में है, नादिया और उत्कला। पटना में एक जगह है आजिमाबाद, ये बहुत फेमस था उस टाइम पे पर्शियन एजुकेशन के लिए। तो ये पढ़ने के इंस्टीट्यूशंस तो थे, लेकिन उस टाइम वुमेन को पढ़ने की परमिशन बहुत कम थी इंडिया में। इंडिया में जाति प्रथा, सेक्ट, कास्ट, ये सब बहुत ज़्यादा, वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, तो वर्णों के हिसाब से अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी, सती प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी होकर एग्जिस्ट कर रही थी, पर्दा प्रथा थी, पॉलीगैमी थी। पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह परंपरा। ऑलमोस्ट जगह पर सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, यानी मैन डोमिनेटेड या पितृसत्तात्मक। और उसके अलावा स्लेवरी भी थी इंडिया में, मतलब वैसी नहीं थी जैसे आप यूरोप में देखोगे कि बिल्कुल खरीद लिया किसी को, लेकिन काफ़ी हद तक था। जैसे राजा महाराजा होते थे, उनके यहाँ काम करने वाले बहुत स्लेव्स होते थे, तो स्लेवरी भी थी, वुमेन स्लेव्स भी हुआ करती थी। फिर अगर बात करें कल्चर की, तो राजपूत कला हो चाहे मुगल कलाकृति, ये आज भी इतनी फेमस है, उस टाइम भी थी। मुगल डोमिनेंट वाले एरिया जैसे हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, पटना एटसेट्रा में कलाकारी का नमूना आप देख सकते थे। इसके अलावा पिंक सिटी ऑफ जयपुर में जो भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स ऑब्जर्वेशन थी, उसके लिए सवाई जय सिंह भट्ट ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए थे। 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सेंटर्स बनाए गए थे, जैसे दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसकी आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था इस टाइम पर। लेकिन यस, गरीबी थी, वुमेन कंडीशन ख़राब थी, एजुकेशन सभी के लिए अवेलेबल नहीं थी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ट्रेड बहुत बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा था जो आगे होने वाला था उसके कंपैरिजन में। तो ये थी 18th सेंचुरी में इंडिया की पोजीशन। इससे एक बैकग्राउंड रेडी हो जाता है ना, फिर समझना ज़्यादा ईजी होता है चीज़ों को। अब वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सक्सेसर स्टेट्स हैं या इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं या न्यू स्टेट्स हैं, ये कैसे बने और फिर कैसे रन हुए 18th सेंचुरी में। थैंक यू।